हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपको पता है सीडीपी की जो वैल्यू है हमारे सीटेट के पेपर में वो 30 मार्क्स की है, पेपर 1 में 30 मार्क्स की है, पेपर 2 में। जो हमारा पेपर 2 होता है उसमें थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस बार तो सीटेट ने पेपर 1 में भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे। तो ये कुछ थ्योरीज है जिन पर सीटेट पहले से अपने सिलेबस में बताता है कि ये वो थ्योरीज है जिनको वो चाहता है कि आपको ज़रूर पढ़ के आनी है। ठीक है, बीएड में तो हम बहुत ज़्यादा थ्योरीज पढ़ते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरीज होती है, लेकिन सीटेट के सिलेबस में डिफाइंड है आपको कुछ लिमिटेड थ्योरीज ही वहाँ पढ़नी होती है। उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किसने दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने दी है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेज में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरीज का नाम पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दी है। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम था। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लिए डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के, और उन्हें एक डायलेमा दिया। तो डायलेमा का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डायलेमा का मतलब होता है जब मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल रही हूँ जब आपको है ना ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, दुविधा में डालना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायलेमा। ठीक है, इन्होंने ना मॉरल डायलेमा दिया, यानी कि उन्होंने ना आपको ये देखना पड़ा कि ये सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो कि सही है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स को इन्होंने जो डायलेमा दिया उससे ये देखना चाहता है कि लोगों की मोरालिटी किस लिए, इसलिए इनकी थ्योरी जो है वो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो इनका जो सबसे फेमस डायलेमा है उसका नाम है हाइंस डायलेमा। तो हाइंस डायलेमा क्या कहता है? हाइंस डायलेमा का मतलब है, हाइंस एक आदमी का नाम है, उसकी बीवी को एक बहुत ही डेडली डिजीज थी जिसकी वजह से उसकी बीवी की जान जा सकती थी। डॉक्टर उसे बोलता है कि ये दवाई एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, सिर्फ एक ही जगह पे ये अवेलेबल है। तो ये वहां पर जाता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते उस दवाई को लेने के लिए। तो वो इसको दवाई देने से मना कर देता है। तो ये क्या करता है, रात में दोबारा से जाता है और चोरी कर लेता है। ठीक है, तो कोलबर्ग ने अपने पार्टिसिपेंट से पूछा कि हाइंस ने जो किया वो सही है कि नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया। अब आप ये सोचिए कि उसने सही किया कि नहीं किया। उसकी वाइफ की जान बचाने के लिए उसने चोरी कर ली, क्या ये सही है? तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि एज बेस्ड लेवल ऑफ मोरालिटी होती है। तो उनके अकॉर्डिंग 3 लेवल्स थे और 6 स्टेजेस थी, यानी कि हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, इसको ध्यान रखिएगा कि कितने लेवल्स होते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं। तो 3 लेवल्स होते हैं और 6 स्टेजेस होती है किसमें? कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरालिटी में। ठीक है, सबसे पहला जो लेवल 1 है उसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2 का नाम है कन्वेंशनल लेवल, और लेवल 3 का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, आपको इनके नाम पता होना चाहिए। इनके अंदर हम सब जो स्टेजेस है उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। वो पूछ लेते हैं इनको कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सोचो वो आपको एक और नाम एक्स्ट्रा डाल के दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 3 ही लेवल है और उन तीनों लेवल के क्या नाम है। तो 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस है। कोलबर्ग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहले कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, फिर उन्होंने कौन सा डायलेमा दिया था? हाइंस डायलेमा उन्होंने अपने पार्टिसिपेंट्स को दिया था। ठीक है, और उन्होंने कितने लेवल बताए, कितने स्टेजेस बताई? उन्होंने 3 लेवल्स बताए और 6 स्टेजेस बताई। अब हम उनको देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला लेवल है जिसे हम प्री कन्वेंशनल लेवल बोल रहे हैं, इसमें ना उन्होंने बहुत ही एज के जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत ही छोटे थे एज में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो 2 लेवल को फॉलो करते हैं। पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी कि उनकी मोरालिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है। छोटे बच्चों को हम ऐसा बोलते हैं ना कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें टॉफी मिलेगी, अगर ये काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इन बच्चों ने क्या जवाब दिया इस एज के बच्चों के अकॉर्डिंग? तो बस ये बात है कि किसी चीज के लिए या तो आपको तारीफ मिलती है या तो फिर सजा मिलती है। तो उन्होंने कहा कि उसने चोरी की है तो उसे जेल में जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी कारण था, चाहे उसकी बीवी की जान जा रही थी, लेकिन उसे जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल प्री कन्वेंशनल के अंदर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस को जो फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा म्यूचुअल एक्सचेंज एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस इंडिविजुअलिज्म। ये नाम है ना थोड़े मुश्किल है, लेकिन आपको ये नाम है ना याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे पूछते हैं कि जैसे उन्होंने ये म्यूचुअल एक्सचेंज दे दिया, वो पूछेंगे कि ये कौन से लेवल पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये लेवल 1 प्री कन्वेंशनल का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें होता है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे। तो इसमें क्या है, जैसे किसी ने आपको पेंसिल दी और आपने उसे बोला कि आपने मुझे आज पेंसिल दी थी, आपने मेरी हेल्प की थी, तो आप है ना मेरे साथ लंच शेयर कर सकते हो। ये एग्जाम्पल जो मैंने डाला ना, ये सीटेट ने क्वेश्चन बना के पूछा था। उन्होंने क्या कहा कि एक बच्ची है, उसने बोला कि आज तुमने मुझे पेंसिल दी थी तो आज है ना मैं अपना लंच तुम्हारे साथ शेयर कर लेती हूँ। तो वो कौन से लेवल ऑफ मोरालिटी पे है? तो आंसर है इसका म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब है कोई मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं उसके लिए तभी कुछ करूंगी। ठीक है, इसको टिट फॉर टैट भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप लेवल 1 आपको क्लियर हो गया। प्री कन्वेंशनल के 2 पार्ट है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एंड म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो मोरालिटी है ये बहुत ही नॉर्मल मोरालिटी है, छोटे बच्चों में पाई जाती है ज्यादातर। ठीक है,
उसके बाद आता है लेवल 2 जिसको हम कन्वेंशनल कहते हैं। कन्वेंशनल का पहला लेवल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो बहुत बार वो आपसे ना इस नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, गुड बॉय एंड गुड गर्ल जो होता है वो किस लेवल पे प्रेजेंट होता है। तो लेवल 2 पे कन्वेंशनल। तो यहाँ पे है ना, हम किसी की बात सिर्फ इसलिए मानते हैं, हमें बस अच्छा इसलिए बन के रहना, चाहे मुझे एक बात गलत लगती है, ठीक है, लेकिन मैं सही उसको इसलिए कहूंगी क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे दोस्त है ना मुझे भी बुरा कहेंगे, ठीक है, या फिर मेरी फैमिली वाले या मेरे टीचर मुझे बुरा लड़की कहने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, हमें बस ये रहता है कि लोग हमें लाइक करें, ठीक है, कोई भी हमें डिसलाइक नहीं करे, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी बातों से एग्री करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये बात सबको सही लग रही है तो सही किया होगा उसने, अगर उनको गलत लग रही है तो गलत किया होगा, ठीक है। तो जिस बात को ज्यादातर लोग सही मानते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है, अगर एक लड़की अपना करियर बना रही है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो गुड गर्ल नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि वो लोग सही है, लेकिन ये भी जो मोरालिटी है, कन्वेंशनल वाली जो मोरालिटी है, ये भी जो एज है यहाँ पे अभी भी ये एडोलेसेंस से नीचे के लोग हैं, ठीक है, इनकी जो एज है वो एडोलेसेंस से नीचे है, तो उनकी मोरालिटी अभी इतनी होगी, सोसाइटी जो कहती है वो उसी को सही समझ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरे वाला लेवल इसका, वो है सोशल सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग ये बात सही है तो उसने सही किया होगा, अगर लॉ ने कहा है कि चोरी करना गलत है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको देखेंगे तो वो हमेशा ही बोल रहे होते हैं, अच्छा लॉ के अकॉर्डिंग है क्या ये वाली चीज, इंडिया में अगर एक लॉ है, ठीक है, और वो कहता है कि ये चीज करना गलत है, तो ये लोगों ने क्या कहा कि हाँ अगर ये गलत है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सोशल सिस्टम, और ये जरूरी भी है। सोशल सिस्टम इसलिए भी जरूरी है ना, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो कल तो सब चोरी करने लग जाएंगे ना, लेकिन उसकी सिचुएशन बहुत अलग थी, तो इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन ले आपको देखना पड़ेगा कि किसने किस सिचुएशन में ये काम किया है। तो हमारा दूसरा लेवल जो है वो भी क्लियर हो गया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहां आप गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए चीजें करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देते हैं, ठीक है। आपका मोरालिटी बस इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई आपको डिसलाइक ना करे, ठीक है। तो अगर बाकी लोग कह रहे हैं कि हाइंस ने गलत किया तो आप भी बोल दोगे कि हाँ हाइंस ने गलत किया है, ठीक है। अगर बाकी लोग कह रहे हैं कि हाइंस ने सही किया तो आप भी कह दोगे कि हाँ हाइंस ने सही किया, क्योंकि आप डिसलाइक नहीं चाहते हो, ठीक है। दूसरा जो है उसमें सोशल सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि आपकी कंट्री के लॉ क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि उसने सही किया कि गलत किया। उसके बाद आता है हमारा लेवल 3 जिसको हम पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला लेवल है इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें है ना, हमारा जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल राइट्स पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इस लेवल पे लोग हैं ये एडोलेसेंस से ऊपर के लोग हैं, ठीक है। ये कहेंगे कि उसने है ना सही किया, उसने तो भाई अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने सही किया, ठीक है, वो गलत नहीं था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ना, आप में से भी कुछ लोगों को लगा ना कि हाँ इसने गलत नहीं किया, एक मेडिसिन ही तो थी, अगर वो उसे दे देता तो क्या हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से हमें देखना चाहिए वो एक दवाई एक ही स्टोर पे अवेलेबल थी, उसने बहुत सालों की रिसर्च करके उसे बनाया होगा, तो वो उसको किसी को भी कम पैसों में क्यों दे दे, फ्री में क्यों दे दे, ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन हमें देखना है कि किसी की सिचुएशन क्या थी, ठीक है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है ये लोग है ना गलत चीजें करने से भी पीछे नहीं हटते अगर ज्यादा लोगों का भला जुड़ा हो, जो हाइंस ने किया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल इसका देखिए, कोई टेररिस्ट है, ठीक है, किसी की भी जान लेना गलत है, लेकिन अगर आप एक टेररिस्ट को इसलिए मार रहे हो क्योंकि कल वो बहुत सारे अदर लोगों को मार देगा तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। या फिर किसी एक जगह पे 10 लोगों की जान बचाई सकती है अगर आप एक इंसान की जान जाने दोगे, तो आप उस एक इंसान की जान जाने दोगे क्योंकि आप ज्यादा बड़ा अच्छा सोच रहे हो, आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो, आप 10 जान बचाने के बारे में सोच रहे हो, जो आर्मी करती है ना। आर्मी मोस्टली क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अगर एक की जान जाने से बाकी लोग सेफ रह सकते हैं तो ऐसा कर देना कोई गलत नहीं है। तो ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो ये बहुत कम लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है जो इस लेवल पे सोच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, उन्होंने बोला कि आपने ये थ्योरी तो बना दी लेकिन हम कुछ कुछ बातों को सही नहीं समझते। इसी साल जो पेपर हुआ है अभी अभी अगस्त में, उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि जेंडर बायस्ड होने का किसने उनको बोला कि वो इनकी जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट वो जेंडर बायस्ड है। तो ऐसा किसने बोला था, कैरोल गिलिगन ने, ये नाम उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेंडर बायस्ड क्यों बोला उन्होंने। तो कैरोल गिलिगन ने ये बोला कि कोलबर्ग ने जो अपने पार्टिसिपेंट्स लिए उन्होंने ना इसमें फीमेल को बहुत इग्नोर किया है। फीमेल का तो नेचर ही होता है केयर करना, ठीक है, मोरालिटी जो उसकी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, मेल्स बहुत अलग सोचते हैं, फीमेल बहुत अलग सोचती है, ठीक है। तो उन्होंने फीमेल को बहुत इग्नोर किया अपनी थ्योरी में। तो आप इसको इंटरनेशनल कैसे बोल सकते हो, आप इसको यूनिवर्सल कैसे बोल सकते हो। हम किसी भी थ्योरी को यूनिवर्सल तब बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस एज के बच्चे में ये वाली मोरालिटी होगी, तो इसका मतलब अगर मैं इसको यूनिवर्सल कह रही हूँ तो यानी कि इंडिया में जो बच्चा है उसके अंदर भी यही बात होगी, जो बच्चा अमेरिका में है उसके अंदर भी यही बात होगी। लेकिन आपको पता है ना ऐसा नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि हर किसी का कल्चर अलग होता है। हमारे यहाँ पे एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, हो सकता है दूसरी कंट्री का कल्चर ऐसा ना कहता हो, तो उन पर है ना ये भी ब्लेम लगा कि उन्होंने क्या किया है, कल्चर को इग्नोर किया है। दूसरा, उन्होंने है ना अंडर एस्टिमेट किया यंग चाइल्ड की मोरालिटी को। उन्होंने बोला कि छोटे बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता, बस वो तो इतना ही कहेगा कि पनिशमेंट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो अपनी एज से भी ज्यादा मैच्योर बन जाते हैं, ठीक है। उनकी जो मोरालिटी होती है वो इतनी हाई होती है कि बहुत बड़े बड़े इंसान में इतना बड़ा दिल नहीं होता जितना एक छोटे बच्चे में हो सकता है, ठीक है। तो आप जस्ट इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि बहुत सारे बच्चों ने आपके जो पार्टिसिपेंट थे उनका ऐसा सोचना हो सकता है, लेकिन आप सबको ऐसे नहीं सोच सकते सबके बारे में, ठीक है। उन्होंने ना फैमिली इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट को भी इग्नोर किया। तो फैमिली इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि आपका परिवार पे आपका क्या प्रभाव है। जैसे कि आपकी फैमिली आपको सिखाती है कि एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हो सकता है आप एल्डर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन कोई कोई फैमिली होती है जहाँ एल्डर्स के बारे में हमेशा बुरी बातें बोली जाती है, तो वहाँ के बच्चे एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जो आपकी फैमिली आपको सिखाती है उसका भी तो आपका बहुत बड़ा असर पड़ता है ना, आपका स्कूल क्या सिखाता है उसका भी तो बहुत बड़ा असर पड़ता है ना। तो उन्होंने ना फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है उसको बहुत इग्नोर किया था, तो ये उनके क्रिटिसिज्म थे। अब आप सोच रहे हो क्रिटिसिज्म हमें क्यों पढ़ने हैं? क्रिटिसिज्म हमें इसलिए पता होना चाहिए, कभी कभी ना एग्जामिनर का मन करता है कि वो सीधा सीधा थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बना रहा, वो क्रिटिसिज्म पूछोगे। जैसा उन्होंने इस साल किया, उन्होंने कैरोल गिलिगन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जेंडर बायस्ड होने का ब्लेम किसने लगाया था उनके ऊपर, तो कैरोल गिलिगन उनका नाम था, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपके कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की वो क्लियर हो गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।